आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जो ये वॉर चल रही है, वो नए मोड़ पर आ गई है और नया मोड़ मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इससे पहले कि मैं अपने जो मेहमान हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करूँ। आप ये लगातार सुन रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के हवाले से, अलग-अलग मीडिया के हवाले से कि बातचीत के लिए कोशिशें की जा रही हैं और बातचीत का जो डेस्टिनेशन है, वो पाकिस्तान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये बातचीत जो है, वो की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से वहाँ पर कुछ डेलीगेट्स आएँगे, फिर ईरान से कुछ आएँगे, इसमें सऊदी अरब और टर्की की भी बात की जा रही है। इस सब पर अब फुल स्टॉप लगा दिया है ईरान ने। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिकी ऑफिसर से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान से कोई ट्रैवल करके पाकिस्तान नहीं जाएगा और कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत इसमें नहीं होगी। तो इस पर तो एक तरह से डेड एंड जो है, वो लगा दिया है यहाँ पर ईरान ने। लेकिन ट्रंप इस सब के बीच क्या कह रहे हैं? फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। ट्रंप ये कह रहे हैं ये युद्ध चल रहा है और अगर फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, इससे बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो किस तरह की सरेंडर की भूमिका में है और वो कह रहे हैं कि बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बातचीत यानी कि ट्रंप ऐसा लग रहा है खुद को फोन करके खुद ही से शायद बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो लगातार ये कह रहा है कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत की कोशिशें जारी हैं। इस सब के बीच के ईरान ने मना कर दिया है और ये अभी की खबर है। इस सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने ये दावा किया है कि उसने F-15 मार गिराया है, लेकिन अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि F-15E मार गिराया है। 2 पायलट्स जिन्होंने रेस्क्यू किया, यानी कि वो उन्होंने ईरान में ही लैंड किया है। ईरान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम उन पर रखा है, जो भी उनके बारे में खबर देगा। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हरकुलस विमान जो है वो भेज दिया गया है उनको रेस्क्यू करने के लिए, उन पायलट्स को, उनमें से एक को बचा लिया गया है। हालांकि ईरान की मीडिया की तरफ से ये नहीं कहा गया है। अभी भी ये है कि दोनों की तलाश लगातार जारी है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा इस पूरी जंग में कि 2 अमेरिकन पायलट्स जो हैं इस जंग के दौरान, उनको बंदी बनाया जाएगा, यानी कि पहले वॉर के प्रिजनर्स होंगे अगर ईरान इनको पकड़ने में कामयाब रहता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन 24 आवर्स में 4 के करीब फाइटर जेट जो हैं वो ईरान ने मार गिराए हैं। ये पूरे सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। कई जो ऐसे हैंडल जो लगातार इन तमाम चीजों पे लिखते रहे, उनका ये कहना है और उनका ये क्लेम भी है कि वियतनाम वॉर के बाद से ये पहली बार है हिस्ट्री में कि किसी एक दिन में 24 आवर्स में इतने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट जो है वो मार गिराए गए हैं। वियतनाम में एक दिन में 11 मार गिराए गए थे और उसके बाद ये ईरान ने 4 मार गिराए हैं। तो इस तरह से इसका आप देखें कंपैरिजन, मवाजना जो है वो किया जा रहा है। और ये कैसे वक्त में किया जा रहा है जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेवी खत्म हो चुकी है ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, मिलिट्री खत्म हो चुकी है, लीडरशिप को हमने मार गिराया है, 2-3 हफ्ते में हम बड़ा हमला करेंगे, यानी कि वो ये क्लेम करें कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो फिर ये सवाल पूछा जाए कि जिन हैं, भूत हैं ईरान की तरफ से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये जंग किस तरफ जा रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें हैं, जो अमेरिकन मीडिया के हवाले से खबरें हैं, उस सब का आकलन किस तरह से किया जाए, इसी सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अदनान रिजवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। ईरान कुम में वो रहते हैं, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अदनान रिजवी साहब, बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको और आपके तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। जी। अदनान साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैं बातचीत से शुरू करती हूँ, मैं फिर फाइटर जेट्स पे आती हूँ, कि ईरान ने तो इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं होगी और किसी अमेरिकन ऑफिसर या उनके नुमाइंदे से बातचीत नहीं होगी। ट्रंप अभी भी ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ये क्लेम है कि ये तो युद्ध का माहौल है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या? आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई बातचीत है? क्या आने वाले वक़्त में कोई बातचीत होता हम देखेंगे? जी, जी, इन तमाम तर हालात में कि जो इस मोड़ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, पिछले 1 महीने में दूसरा महीना शुरू हो चुका है, 35 दिन के आस-पास जंग के हो चुके हैं। मैं अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, उससे करना चाहता हूँ। आपने बहुत साल पहले फरमाया था, तेहरान होगर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो इस वक़्त जो है ये तमाम तर कुर्रे अर्ज़ की आप तकदीर जो बदलती हुई देख रही हैं, ये तेहरान जो इस वक़्त आप के सामने पेश आ रहा है, उभर के निकल रहा है, ये सब उसका नतीजा है। जहाँ तक बातचीत की बात है,
इससे पहले अगर हम देखें ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आपने अपने मुकद्दमे में बयान फरमा दिया कि ट्रम्प साहब की बात पर एतमाद ईरान की ज़मीन पर एक बच्चा भी नहीं कर रहा है इस वक़्त। क्यों? क्योंकि इनके पास तजुर्बा है। ये ईरान की अपनी शर्तें जो 5 रखी हैं, जिनमें से अहम तरीन शर्त ये है कि ईरान की तमाम तर इलाकों से ये जो ट्रम्प ये जो मिलिट्रीज़ हैं अमेरिका की, वो निकल के चली जाएँ यहाँ से। जब तक वो नहीं होंगी, तब तक बात की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये जो बातचीत का पूरा हव्वा बनाया जा रहा है कि बात हो रही है, 4 ममालिक ख़ासकर जो यहाँ पर पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं, इसको ईरान बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ममालिक है 4 टर्की हो उसमें, उसमें आपका मिस्र हो या उसमें ये जॉर्डन हो या खुद ये पाकिस्तान, ये तमाम के तमाम बात के ज़ाये में, बात के ज़ुमरे में आकर कहीं न कहीं ये अमेरिका की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। हर किसी को पता है कि ये जो है अमेरिका के नुमाइंदे हैं, ना कि ईरान की तरफ से कोई ऐसी बात रखने जा रहे हैं जिसमें ईरान का फ़ायदा हो। अभी तक किसी एक ने आकर ईरान के हक़ में कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया है कि ईरान पर जो हमला गलत हुआ, ईरान कैसे निकले, ईरान की जो शर्तें हैं उस पर आके बात की जाए, नहीं। बल्कि यूँ कहा जाए कि मैं आपको तमाम तर उन तारीख़ी हवादिस में नहीं लेके जाना चाहता कि जिनमें इनका क्या-क्या मफ़ाद छुपा हुआ है इन मुल्कों का अमेरिका से, उसको छोड़ते हुए ये बस चाहते ये हैं कि अमेरिका की नुमाइंदगी करते हुए किसी तरह से अमेरिका को इस जंग से निकालने का कोई रास्ता बना दे। लेकिन ईरान का मूड क्या है? पिछले 1 महीने से 35 दिन से आपने मुख्तलिफ मेरे दोस्तों से बात की, मैं भी मुसलसल राब्ते में हूँ। पिछले 35 दिन से ईरान की आवाम, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर कोई ज़मीन पर खड़ा इसीलिए है। मैंने कल की एक रिपोर्ट देखी बुशरा जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, कल की रिपोर्ट बाकायदा एक जो है कम हिजाब खातून आती है, उससे कहते हैं तुम क्यों आई हो? वो कहती है मैं इसीलिए खड़ी हूँ ताकि मुज़ाकरा ना होने पाए, ताकि सीज़फायर ना होने पाए। अगर सीज़फायर होना होता, मैं अपने घर में बैठी रहती, मैं इस रोड पर ना खड़ी रहती। ये वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चों का मिज़ाज बन चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तजुर्बा 12 दिन की जंग में ईरान जो है टेबल पर था, आपने पीठ से उसके ऊपर वार किया पीछे से, 12 दिन की जंग में उसने साबित किया कि ईरान क्या है। और आपको याद हो अगर कि आखिरी हमला ईरान का कुवैत के अल उदैद एयरबेस पे अमेरिका के हुआ था, तो अमेरिका फौरन कूद पड़ा और कहा कि सीज़ फायर करते हैं। ईरान मान गया क्योंकि रहबर मुअज़्ज़म शहीद अयतुल्लाह ख़ामनेई ज़िंदा थे और उनकी अपनी समझ उन्होंने सीज़ फायर कबूल कर लिया। लेकिन जब दोबारा फिर ईरान टेबल पर था और 28 फरवरी की सुबह बातचीत का नतीजा आने वाला था, फिर ईरान पर हमला होता है और इस बार हमले की शुरुआत 168 बच्चियों की शहादत से होती है और फिर उसके बाद रहबर मुअज़्ज़म शहीद होते हैं। तो ईरान ने ये देख लिया कि जब-जब वो पीछे हटता है, तब-तब जो है उस पर हमला होता है। मैंने एक बार एक चैनल पर एक वाकया बताया था, वो यहाँ पर ज़िक्र करना ज़रूरी है। अयतुल्लाह ख़ुमैनी अलैहिर्रहमा ने जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अमेरिका के बारे में, अमेरिका के उस मिज़ाज, उस एस्टेब्लिश्ड के बारे में कही थी कि अमेरिका उनकी ज़बानी, बस मैं नक़्ल कौल कर रहा हूँ, उनकी ज़बानी कि अमेरिका उस कुत्ते की मानिंद है कि अगर तुम उससे डरोगे, बचोगे, पीछे हटोगे तो दौड़ेगा, भौंकेगा और तुम्हें काट खाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम डट के खड़े हो जाओगे तो वो भागेगा, फरार करेगा। सारी कहानी ये है बुशरा जी कि इस वक़्त जब पिछले 47 साल से ईरान बड़ी शराफ़त से हमेशा उसने जो है अपनी शर्तों को नहीं तोड़ा, हमेशा वो टेबल पर बैठा रहा। जब आपने उस पर पाबंदियाँ लाद दी, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ निगाह भी नहीं डाली। जब आपने उसके ऊपर तमाम तर दवाएँ बंद कर दी, वो खामोश रहा, कहीं पर उसने शिकायत नहीं की और तमाम तर जो पड़ोसी ममालिक हैं, वो अमेरिका की आमद का मुकदमा बनाने लगे। ईरान ने तब भी कोई ऐसा हमला या कोई ऐसी पहल नहीं की। आज 47 साल के बाद जब आपने फिर दोबारा वो टेबल पर बैठा हुआ था, उस पे आपने हमला किया और उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, तब ये आवाम समझ चुकी है कि अगर आप इसके सामने डटकर नहीं खड़े होंगे और फिर सीज़ फायर करेंगे, तो इसका मतलब आप लिख के रख लीजिए कि फिर 1 साल के बाद एक और रहबर शहीद, फिर 1 साल के बाद एक और मीनाब जैसी बच्चियाँ शहादत पाएँगी। इस वक़्त आप सोचिए 1,15,000 से ऊपर मिलिट्री गैर मिलिट्री एसेट्स जो हैं तबाह कर दिए गए हैं, यानी सिविलियंस एसेट्स जो हैं 1,15,000 से ऊपर पहुँच चुकी हैं, जिनमें से कम 20 से 25,000 सिर्फ़ तेहरान के अंदर मौजूद हैं। और जिनमें से 400 से 500 स्कूल्स हैं। वो तो शुक्र है कि ईरान ने अभी स्कूल्स बंद कर दिए हैं और अभी वहाँ पर स्कूल्स सब ऑनलाइन मामला चल रहा है। वरना अभी कितने बच्चे शहीद हो गए होते 168 के बाद।
तो ईरान को बिल्कुल वाज़ेह, और भी आपने देखा कि वॉर क्राइम करते हुए अभी पुल गिरा दिया गया। तो एक तरफ तो आप मुसलसल हमला करते जा रहे हैं और इन ममालिक के एयर स्पेस को आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, आपके फाइटर जेट उड़ते जा रहे हैं, अवाम अपनी आँखों से देख रही है कि ऊपर से हमले हो रहे हैं और उनका जो है डिफेंस काम कर रहा है ईरान का, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी बात हो रही है। तो ईरान की अवाम बेवकूफ़ नहीं, वो समझ रही है कि आपका हदफ क्या है, बल्कि आपका नहीं, आपके पीछे बैठी हुई लॉबी का हदफ ये है, और हमेशा का ये दस्तूर रहा है, आपने भी देखा होगा, आपने कवर किया होगा, जब जब ये बात की बात करते हैं, जब जब ये सीज़ फायर की बात करते हैं, आप यकीन माने अगर हल्की सी भी ईरान की तरफ से ढील दी जाएगी, एक बड़ा हादसा रूनुमा होगा, जो कि सबसे खतरनाक होगा। ये इनकी फितरत में है, ये अमेरिकन्स की, ये उन लॉबी की फितरत में, बात की बातों में, बात करते करते में वो पीछे से पीठ पर एक बड़ा छुरा घोंपते हैं, जिससे उठ पाना मुश्किल होता है। तो जी, आप ईरान बहुत का सही बात मूड, बोल रहे हैं ईरान की आप। आवाम बिल्कुल भी ये बात नहीं करना जी, चाहती। बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया ने अब देख लिया है, ये बात ईरान पहले क्लेम करता था, लेकिन अब पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे बातचीत हो रही थी और क्या कुछ हुआ। और ये भी सेंटिमेंट है पूरे ईरान में कि ईरान की जो जनता है, अवाम है, वो नहीं चाहती है सीज़ फायर, और वो चाहती है कि इस बार आर या पार की ही लड़ाई हो, यानी कि हमेशा के लिए जो हेजेमनी है, जो गुंडागर्दी है, ये खत्म होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है अदनान साहब कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं F-35 से लेकर F-15E, और ये भी क्लेम कि एक नहीं, एक से कई ज़्यादा जो है वो फाइटर जेट्स माँग रहा है। कहीं 2 का ज़िक्र है, कहीं 4 का ज़िक्र है। और इसके अलावा जो पायलट्स हैं, जो अभी ईरान की ही सरज़मीन पर हैं, उनको जो पकड़ने के लिए 50 लाख का इनाम जो दिया गया है। इस सब के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी की अपडेट आपके पास क्या है? जी, जी। अ, अच्छा सवाल है ये, और इसमें भी मैं पहले यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सदाकत से काम ले रहा है और किसकी बात अब तक सच साबित हुई है, जिसने जो कहा वो किया। लेकिन हम ट्रम्प की बातों पर या अमेरिकन्स की बातों पर कि वो किस तरह से इस बात को ले रहे हैं कि क्या गिरा और क्या नहीं गिरा, कितनी वहाँ से फ़िल्टर होके खबरें आ रही हैं। हमने ये भी देखा कि हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि खुद जो है एग्ज़िट आकर वो अपने 12 अहलकार को निकाल देते हैं। तो किस तरह अंदर खलफिशार है, वो खलफिशार बता रहा है कि वाक़ई नुकसान हो रहा है। लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह की जंग में आगे ना बढ़ा जाए, खुद अमेरिका के अंदर। तो इधर से ईरान का क्लेम, परसों ईरान ने एक बाकायदा लिस्ट जारी की थी कि अब तक उन्होंने कितने फाइटर जेट्स गिराए। यूँ तो दुनिया में 15-16 के आसपास है, पिछली 4 जो गिराए हैं उसको भी काउंट नहीं किया गया था। तब तक जो है उन्होंने अब तक 4 F-15, 1 F-16, एक F-18 सॉरी, और 2 F-35 गिरा दिए थे, और उसके बाद 2 अदद फाइटर जेट। ये अब तक 12 इनके परसों की रिपोर्ट है, उसके बाद पिछले 4, और 2 हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट है कि 2 हेलीकॉप्टर जो बचाने के लिए आए थे और इनको सेव करने के लिए आए थे, उन्हें भी गिराया है मार के। उसकी फ़ोटो जो है रशिया ने अभी 2 घंटे पहले बाकायदा शाया की है और बताई है कि वो किस इलाके में कहाँ गिरी है। तो ये फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, जो F-35 है। मैं एक बात की तरफ तवज्जो बस दिलाना चाहूँगा कि कितने गिर रहे हैं, ये बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि गिर कौन-कौन से रहे हैं। वो F-35 जिसके बारे में दावा था कि हम जो है ये अदृश्य है, दिखता नहीं है, ये रडार में नहीं आता है, उसको ईरान ने सिर्फ़ देखा नहीं बल्कि लॉक किया और गिरा दिया। गोया कि इनकी पूरी इंडस्ट्री जो डिफेंस की थी वो तबाह हो रही है। अब कौन भरोसा करेगा? ये अभी आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है, 159 ड्रोन्स ईरान ने अब तक अमेरिका के मार गिराए हैं, जिसमें से हेरमिस, MQ-9 ये टॉप के हैं। आपको पता होगा कि खुद सिर्फ इटली ने MQ-6, MQ-9 6 अदद MQ-9 खरीदने के लिए अमेरिका को $738 मिलियन पेड किए थे। यानी कि एक MQ-9 पड़ा उनको $120 मिलियन का। या हेरमिस ड्रोन जो है 7 अदद खरीदने के लिए इसराइल को थाईलैंड ने आप $120 मिलियन पेड किए थे। तो वो जो हव्वा था वो हॉलीवुड के ज़रिए से इनके ड्रोन्स का, इनके F-35 का, इनके फाइटर जेट्स का जो दुनिया में हव्वा बनाया गया था, और जिस हव्वे की बिना पर लोग अपनी बड़ी-बड़ी कीमतें चुका रहे थे। एक मज़ाक भी ईरान में इस वक़्त चल रहा है कि अब जब कोई खरीदना चाहेगा ड्रोन्स या F-35 तो ईरान फ़ोन करेगा कि भाई हम खरीदें या ना खरीदें। तो इस वक़्त जो इनकी ताकत का हुआ था ख़ानम जी, ख़ासकर इनके डिफेंस का, वो धाराशायी हो रहा है। और ईरान बाकायदा जब-जब मार रहा है उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा है और उसको साबित भी कर रहा है। अब देखना ये कि आगे की खबरें जो 50 लाख का, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, ये कल लेट नाइट की खबर है
50 लाख का इनाम बाकायदा अवामाना इसको आके ऐलान किया गया कि जो भी खबर देगा और जो हम तक पहुंचाएगा उसे ये इनाम दिया जाएगा, और न कि सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि उसको मिलनी एजाज भी दिया जाएगा। ये आप देखिए कि इसको नेशनलिज्म करने का एक जो है कि ये लड़ाई हमारी जमीन की लड़ाई है, हमारे अपने वकार और की मैं कुछ लड़ाई है। तस्वीरें भी देख उसे रही थी अदनान साहब, मैं जी तस्वीरें भी जी देख रही थी ट्विटर पर, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग शायद आवाज़ें अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी तस्दीक करना थोड़ा मुश्किल होता है कि लोग जो हैं वो ढूँढ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी कुछ वायरल की जा रही हैं। अब वो जी कितनी जी सही है, कितनी नहीं, वो एक अलग बात है। और क्या अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब रहता है कि वो उन दोनों जो पायलट्स हैं, उनको अगर पकड़ ले, और एक तरह से वो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया में फिर वो वायरल होंगी, जिनको दिखाया जाएगा, और ये पहले 2 प्रिज़नर्स ऑफ वॉर होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से इस पूरी जंग को एक एक नया मोड़ देगा? या फिर आपको लग रहा है कि अमेरिका में एक सिम्पैथी भी आ सकती है इसको देखकर? यकीनन सबसे पहली बात तो ये कि इसका नया मोड़ जो आएगा, वो जो ट्रम्प का मज़ाक अब तक थोड़े बहुत लोग नहीं बना रहे थे, उसको सीरियस ले लेंगे कि भाई अभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि हमने उनकी एयर फ़ोर्स खत्म कर दी, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने ये खत्म कर दिया, उनके पास तो ना आर्मी बची, ना कुछ बचा। तो सवाल ये है कि जब कुछ बचा ही नहीं, तो ये कहाँ से जिन्नात आ रहे हैं और कौन है कि जो इनको जो है गिरा रहा है और इन्हें पकड़ रहा है? तो ये एक बात जो उनकी थी इतने बड़े ओहदे पर बैठ के बात करें, वो टूटेगी। दूसरी बात, इन 2 के पकड़े जाने से खुद जो मिडल ईस्ट में, खुद जो इस खबरमियाने में जो 40,000 के आसपास फौजी अमेरिकन्स मौजूद हैं, उनको एक पैगाम जाएगा कि हम इस जंग में सीरियस हैं, आप यहाँ से निकलिए। और आपने देखा होगा कि यूएई से बाकायदा एक भगदड़ मची हुई है, लोग ओमान की तरफ जा रहे हैं। कमाने वाले सोल्जर्स अमेरिकन्स वो जो है यूएई से जो है ओमान की तरफ, ये कल तक की ताज़ा जो रिपोर्ट्स हैं वो यूएई से निकल कर लोग ओमान की तरफ जा रहे हैं, ताकि चूंकि अभी आपने देखा होगा कि ओमान और कतर से जो है अभी उस तरह का हमला ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है, और एक बैकडोर से कतर की बात भी ईरान से चल रही है। तो मालूम जब चल गया कि ये इलाके थोड़े सेफ हैं, तो ये लोग निकल के उस इलाके में जा रहे हैं। तो अगर ये 2 कैदी बनाए जाते हैं, तो 2 प्रेशर बिल्ट होगा। पहला तो ये कि इस इलाके में बात क्लियर जाएगी कि ईरान कितना सीरियस है। खासकर ये जो अभी तक अमेरिका के दबाव में दबे हुए हैं सऊदी और यूएई के लिए, कि हम बिल्कुल सीरियस है। और दूसरी बात ये कि इन कैदियों को पकड़े जाने से ईरान जो है अमेरिका पर और दबाव बना पाएगा, बजाय इसके कि अमेरिका को सिंपैथी मिले। वो जो अभी पिछले हफ्ते वीकेंड में 90 लाख 1 करोड़ लोग मैदान में निकले थे, अब इन 2 कैदियों के पकड़ने से एक बड़े पैमाने पर आवाम में आक्रोश आएगा कि भाई मैं आपसे, तमाम तर बड़े-बड़े अक्लमंद लोगों ने कहा था कि इस जंग में मत दाखिल हो। आप अपने मन से जंग में दाखिल हुए। गोया कि वो जो जुमला अभी तक मज़ाक में चल रहा था कि ईरान अरे अमेरिका जो है वो इस्राइल की कठपुतली बन गया है, गोया कि बलि का बकरा बन गया है, अब वो साफ नज़र आएगा। तो इस तरह से इन 2 के पकड़े जाने से एक जो बड़े पैमाने पे अमेरिका के अंदर ये बात क्लियर होगी कि भाई हम इस्राइली लड़ाई क्यों हम लड़ें? क्यों हमारे फौजी लड़ें? एक दबाव इस तरह का बनेगा, ना कि सिम्पैथी बनेगी। और फिर हमें लगता है कि इन 2 के पकड़े जाने से एक बड़े पैमाने पर अमेरिका पीछे हटेगा और ईरान की शर्त मानने को वो जो है शायद उस पर सोचने पर मजबूर होगा। आप ये कह रहे हैं, और ये आपका एक तरह से हो सकता है एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है, या एक तरह से एक दावा है जो आपने देखा है वो चीज़ों को, वो ये है एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ अदनान साहब आप ये भी देखें ना कि जो ट्रूप्स हैं वो लगातार मोबिलाइज़ हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, जो ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में हैं, हज़ारों की तादाद में और भेजे जा रहे हैं। वो तमाम तरह के इमोशनल वीडियोज़ हम देख रहे हैं जहाँ उनकी फैमिली उन्हें गुड बाय कहती हुई नज़र आ रही है, और बाकायदा तौर पर दिखाए जा रहे हैं, ताकि एक सिंपैथी जो है वो जो एक एक तरह से पूरे, हमने नो किंग्स अभी रैली देखी जिसमें हमने देखा कि 1 करोड़ के करीब अमेरिकन्स जो हैं वो इस जंग के खिलाफ सड़कों पर आए और कहा कि हमारी जंग नहीं है, और ये आप कोई किंग नहीं है जो आप डिसाइड करेंगे और वहां पर जाकर हमला कर देंगे। तो ये एक तरह का हम ये देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के बाद अब ईरान के फेवर में पूरी दुनिया में आवाम के अंदर ये पूरा एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है कि आप कैसे एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर इस तरह का हमला कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लेकिन अमेरिका ज्यूज लॉबी के प्रेशर में या जो भी है वो सब कुछ कर रहा है, एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ उसके एक्शंस भी जारी हैं। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अगर होता है, और क्या कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी प्रोबेबिलिटीज उसकी अभी नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसा होने जा रहा है, या फिर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है? कैसे देख रहे हैं आप इसको?
जी, इसमें पहले तो जहाँ से आपने शुरू की थी अपनी बात कि वो लोग कि जो भेज रहे हैं, देखिए ये बात तो दुनिया में अब कोई हर हर कोई समझने लगा है कि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई नहीं थी। अमेरिका की अपनी ना अमेरिकन्स को और ना अमेरिका को ईरान से कोई खतरा था और ना ये लड़ाई अमेरिका की थी। इसराइल दशकों से ये चाह रहा था कि अमेरिका जो है इस जंग में हमारे साथ आ जाए। बहुत सारे लोग आए चले गए लेकिन अभी तक दाखिला नहीं हुआ था। एक बात मैंने ये भी यहाँ पे कहता चलूँ कि सिर्फ ईरान के पास जो है वो तेल और ज्योग्राफिकल ज़मीन नहीं है, इलाका नहीं है, बल्कि जो है अल्लाह ने ईरान को एक बेवकूफ़ दुश्मन भी दिया है, जिसका नाम ट्रंप है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि उस वो जो है बेगाना बन के जो इस इलाके में था, जो सहारे सब कुछ अपने आप को जमा चुका था इस मिडिल ईस्ट में, उसने अपने निकलने का मुकदमा फराहम किया है। उसने जो है नेटो के दरमियान इख्तिलाफ का मुकदमा फराहम किया है। उसने जो सुप्रीमेसी है अमेरिका की, उसको खत्म करने का मुकदमा फराहम किया है। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप अर्ज कर रही थी, फरमा रही थी कि ईरान जो है वो किस तरह से आमादा है। पहली बात तो ये है खानम जी कि वो जो 40,000 आपके फौजी हैं, वो क्या नाकारा हैं? वो क्या इस लायक नहीं है कि उनको जो है इसलिए आमादा किया जाए कि वो आएँ और इस तरह से हमला करें? या तो आप उनको बचाने के लिए एक मुकदमा बना रहे हैं कि हम उनको बचाने के लिए उनको एक राहत मिल जाए, या दूसरी तरफ आप ये सिर्फ़ हम जब भी ये सवाल उठता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत देखें कि अमेरिकन्स और अमेरिका क्या कह रहे हैं, बल्कि आप ये भी तो देखें कि ईरान किस तरह से आमादा है। तो ईरान में न सिर्फ ये कि फौजी, बल्कि वहाँ की आवाम, अभी मैं बसीजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1 करोड़ के आसपास बसीजी हैं, उनको भी आप किनारे रखिए। वहाँ की आवाम, वहाँ की औरतें जो सड़कों पर हैं, वो 168 बच्चियों के गम को लिए अपने सीने में बैठी हुई हैं। वो शहादतों का जो एक दर्द है, वो अपने रहबर की जो बातें हैं, वो जो अपने रहबर का गम है, उसे अपने सीनों में आग की तरह लिए बैठे हैं। वो इससे इसका इस्तकबाल कर रही हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप आइए। एक तो आपका आना कितना प्रैक्टिकल है, कितना आपका हकीकी है। आगा अली शमखानी, जिनकी शहादत हुई रहबर के साथ, उन्होंने फरमाया था, जब उनसे सवाल किया गया, आप ये बताइए कि इस इलाके में जो आपके आइलैंड्स हैं, इसमें कितने लोग हैं? तो आपने सब पलट के उल्टा सवाल किया, ये बताओ ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे? तो खुद इन आइलैंड्स में कितने लोग हैं इनसे लड़ने के लिए, ये अपने आप में तभी मालूम चलेगा जब ये आएँगे। अगर ये आ भी जाते हैं और कोई आइलैंड कैप्चर कर भी लेते हैं, तो ईरान जो 2000 किलोमीटर के फासले पर मिसाइल्स मार के वहाँ को तहस-नहस कर सकता है, तो अपना आइलैंड बचाना कितना उनके लिए आसान होगा। और फिर और अंदर आते हैं, पूरी आवाम चाह ये रही है कि आओ, ताकि एक बार हम तुमको बताएँ कि हम जो है कौन-सी कौम है और हम चाहते क्या हैं तुमसे। तो एक तो रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है ताकि वो 40,000 जो फौजी अमेरिकन्स अभी इस इलाके में मौजूद है, उनको एक ढारस दी जाए, उन्हें बचाया जाए, और दूसरा ये कि मार्केट मैनिपुलेट किया जाए कि भाई ऊपर-नीचे कैसे करना है, और अपना कि इस जंग के खात्मे के साथ कि जो ईरान अमेरिका का इक़्तिसाद टूटेगा, उसके टूटने से पहले ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने करीबियों का बड़े पैमाने पे फ़ायदा करवाया जाए, जो कि करवा रहे हैं। जी। जी, आखिरी मेरा सवाल आपसे कि ईरान के पास अभी टर्किश में कितने तीर और बाकी हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है पार्शियली, मैं कहूँगी कि पार्शियली, सिर्फ़ उन लोगों के लिए, ज़ाहिर-सी बात है जो दुश्मन है, ईरान बार-बार कह रहा है। हिज़्बुल्लाह अलग फ्रंट पर लड़ ही रहा है, हुतीज़ की भी कहा जा रहा है कि एंट्री हो गई है। बाब अल-मंदब जो है वो बंद नहीं किया गया है, लेकिन उसके भी ऑप्शन ज़ाहिर-सी बात है खुले हुए हैं, और हुतीज़ ने पहले किया भी है और आइंदा अगर हुआ तो वो कर सकते हैं। तो वही सवाल है, और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हॉर्मूज़ के अंदर जो है, जो केबल्स बिछी हुई हैं, अगर किसी तरीके से ईरान ने नुकसान पहुँचाया तो दुनिया भर का 25 से 30% इंटरनेट जो है वो किस तरह से हैम्पर हो जाएगा, पूरी तरीके से तबाह-बर्बाद हो जाएगा। हालाँकि ईरान लगातार इसमें दिखा रहा है कि इस जंग के माहौल में भी हमने एथिकल मॉरल ग्राउंड्स लिए हुए हैं। हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंसानों की जान उस तरह से डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, या तमाम चीज़ें जो ईरान लगातार कह रहा है। तो मेरा सवाल आखिरी आपसे कि अभी ईरान के टर्किश में कितने तीर और बाकी हैं, जो दुनिया के सामने नहीं आए हैं और जिसकी तैयारी उसके पास है? जी ख़ानम जी, काश मैं ईरान के किसी बड़े ओहदे पर फ़ाइज़ होता तो ये मैं आपको तब भी ना बताता कितने तरकश के तीर मेरे पास बाकी हैं, ताकि जी। दुश्मन अभी मुझसे बेखबर रहे। लेकिन एक हुँ, बात ज़रूर है कि कुर्रे अर्ज़ की तकदीर जो है वो तेहरान बदल रहा है। अभी बाब मंदब का आपने ज़िक्र किया, लेटेस्ट अभी जो आ गए ये स्पीकर साहब है पार्लियामेंट के, ग़ालिबाफ साहब ने ट्वीट करके एक शोखी अंदाज़ में सवाल पूछे हैं कि बाब मंदब से कितना चावल जाता है?
कितना तेल जाता है, सवालिया निशान बना के। ये सवाल बता रहा है कि बाबल मंडप बताना चाह रहे हैं कि वो बाबल मंडप पर भी उनकी निगाह है। तो तरकश में तीर बहुत सारे हैं। अभी उन ईरान ने अपने जब आपने देखा होगा इस 35 दिन में ईरान ने हर दिन सरप्राइज किया है। हर एक दिन आकर जो उन्होंने अपने आप को बताया है कि जिसके बारे में हमें खबर भी नहीं थी। हमने जो है शाहिद नहीं जानते थे हम कि किस तरह का ड्रोन है, कितना दकीक। 12 दिन की जंग में आपने देखा हो ईरान ने अक्सर हमले मिसाइल से किए थे, ड्रोन्स कम इस्तेमाल की थी। लेकिन इस 35 दिन की जंग में इन्होंने अक्सर इस्तेमाल अपने ड्रोन्स के किए हैं, जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट पे जाके लग रहे हैं, जहां चाह रहे वहां ही मार रहे हैं। बल्कि आपने देखा अवेक्स का जो जहाज है जो उनका एयरफोर्स का था, आगे का साली में, पीछे का साली में, बीच में जो राडार का हिस्सा है बस वही मारा। तो ये बताने के लिए कि हम कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम मार सकते हैं। तो इनके पास तिरकश के तीर जो है बहुत ज्यादा हैं। खासकर इनका जो ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इनके लिए एक इतना बड़ा हथियार है जिसको वो पूरी इंसानियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि जो बड़े पैमाने पे अपने मफाद के लिए अमेरिका का साथ दे रहे थे, चाहे वो बरतानिया हो या फ्रांस हो, इन लोगों ने कभी आकर ये नहीं ख्याल किया कि जो है किस तरफ जा रही है इंसानियत, बल्कि किस तरफ हमारा मफाद जा रहा है। आज वो आकर अमेरिका को छोड़कर ईरान से उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं। और ईरान ने देखा होगा आपने कि अभी पहला जहाज एक जो है फ्रांसीसी छोड़ा है। तो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो तब्दील होता नजर आ रहा है, वो पूरा ईरान के फेवर में है। और आप इस जंग के खात्मे के बाद देखेंगी कि ईरान अभी अपने बहुत सारे तीर को बचाए रखे रहेगा और ये दुनिया की ताकत का संतुलन जो है वो बदल चुका होगा। तो हम इसी बात पर यहाँ पर आके अपनी बात को रखेंगे कि ईरान जो है वो अपने मॉरल वैल्यूज के साथ वो बच्चियों के बदले बच्चियों को नहीं मार रहा है, वो स्कूलों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि जितने भी हमले उसने किए वो रिटेलिएशन में किए हैं, और वो भी उन इलाकों में जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट थे। तो ईरान को पता है कि इंसानी अकदार को बचाते हुए कैसे जवाबी कार्रवाई करना है, वरना बहुत सारे ऐसे काम है जो ईरान कर सकता है अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए, लेकिन वो मॉरल मेरे वैल्यूज हैं ज़हन में जब वो आप अहम। बात कर रहे थे तो एक सवाल बस आ रहा है और इसी से मैं अपनी बात को खत्म करूँ कि ईरान तो ये बता रहा है कि उसका कितना नुकसान हुआ है। जैसे आपने भी कहा कि कितने रिहायशी इलाकों पर, बिल्डिंग्स पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स पर, इन सब पर किस तरह के हमले हो रहे हैं। ब्रिजेस से लेकर तमाम चीज़ें हम ये देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा निशाना तेहरान को बनाया जा रहा है। इस्फ़हान पर भी बहुत बड़े हमले किए गए, वो भी हमने देखा। बुशहर पे किए गए। अब इज़राइल की भी वो तमाम तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने। उतना सेंसरशिप है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर वहां पर शायद नुकसान हो रहा है कि उनको छिपाए नहीं छिप रहा है। ईरान का क्या आकलन है, कितने बड़े पैमाने पर इज़राइल में तबाही हुई है? आप देखें खानम जी, पिछले हफ्ते जो एक हफ्ता गुजरा है, इस एक हफ्ते में ईरान का हमला जितने बड़े पैमाने पर हुआ है पिछले 25 दिन में नहीं हुआ था। इस एक हफ्ते में ईरान ने अपने हमले बढ़ाए हैं, और न सिर्फ एक हमला बढ़ाया है बल्कि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जहां पर कोऑर्डिनेट हमले हुए हैं कि यमन ने, हिजबुल्लाह ने और ईरान ने मिल के मारा है। तो ये भी ईरान की ताकत है कि अब वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि हम सब एक ही वक्त में एक साथ किस तरह से मारें। आप देखें पिछले वो कि जो हर बार आकर ऐलान करना है कि हम जीत रहे हैं, पिछले 8 दिन से आपको नेतन्याहू नजर नहीं आए हैं कहीं पर भी। तरीका क्या है? ईरान वो कि जो हमला पहले एक साथ कर रहा था, अब चूंकि उनका जो राडार है और उनके जो डिफेंस सिस्टम है सब खराब हो चुके हैं, तो ईरान करता क्या है कि वो मसलन अगर 10 रॉकेट मारना है तो वो हर 1-2 घंटे के फासले पर मार रहा है, ताकि इनको जो है इनकी जो कामकाज, इनका जो मौका है, ये जो आवाम है वो भी बाहर निकलती है फिर अंदर जाती है, बाहर निकलती फिर, यानी बाहर अंदर करके ये बताना है कि तुम कितने परेशान हो। वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो आकर अपनी जगह को समेट सकें, अपनी दुकान लगा सकें और अपने मौके फराहम कर सकें, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर तबाही ईरान जो है वो इसराइल की मचा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वो चूंकि आपको पता है कि कितने बड़े पैमाने पर जब यूएई में और इन इलाकों में हमारे बहुत सारे कैदी बना लिए गए सिर्फ फोटोज भेजने की बिना पर। कभी कल अमेजोन पर जो हमला किया वो तस्वीर सामने आई, या अभी आज जो है एक कंपनी है जिसको गूगल मैप से अमेरिका ने हटा दिया था, ईरान ने एक वीडियो जारी की आईआरजीसी ने, और गूगल मैप से हटने के बावजूद एक बिल्कुल पेंट करके बताया कि यहाँ पर वो इलाका मौजूद है, हम इस पर मारेंगे। तो इस वक्त ईरान की ताकत जो है इतने बड़े पैमाने पर वो दिखा रहा है, इधर से ना कोई नुकसान सामने आ रहा है, कौन मर रहा है, कौन जो है कितने नुकसान हो रहे हैं वो सामने नहीं, बस एक दावा है पेपर पर, जंग दो कदम पे चल रही है। आखिरी बात कि जंग दो मैदान में है, एक जमीनी मैदान है और एक पेपर पे मैदान है।
पेपर पर जहां बॉल जाती है उसे गोल मानकर ये जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर, रियलिटी पर हम लोग देख रहे हैं कि उनके तमाम तर फाइटर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तमाम तर इलाके, जहां अगर ईरान 9 बजे कहता है कि हम इस इलाके में मारेंगे, 1 बजे वो मार देता है, एक बिल्कुल पिन पॉइंट पर। तो ये तमाम तर ताकतें, अब नुकसानात जी, जो है, ईरान का दावा बड़े पैमाने पर है कि कितने मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है अब तक का अमेरिका का, और कितनी बड़ी रिहायशी इलाके तबाह हुई हैं। लेकिन उसकी आगे रिपोर्ट इंशाल्लाह आती रहेगी। जी बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना आपका वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। जी, शुक्रिया। जी, जी शुक्रिया।